इसराइल पर ईरान का हमला होने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार 3 तरह की बहस हो रही है और बहस का सिलसिला अभी तक जारी है। बहस का एक रुख यह है कि ईरान और इसराइल में रिश्ते अच्छे हैं, गहरी दोस्ती है। ईरान, इसराइल और अमेरिका सभी एक हैं और मुस्लिम दुनिया को, सुन्नी वर्ल्ड को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसलिए अरब ममालिक को ईरान की इस साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। बहस का दूसरा रुख यह है कि ईरान ने इसराइल पर जो ड्रोन हमला किया, जो मिसाइल दागे, उससे फ़लस्तीन के मसले का कुछ लेना देना नहीं है, गज़ा पट्टी के मसले का कुछ भी लेना देना नहीं है। न इसमें फ़लस्तीनी की मज़लूमों की हिमायत की गई है, बल्कि दिमश्क में ईरान की एम्बेसी पर इसराइल ने जो हमला किया था, ईरान ने उसका बदला लिया है। इसलिए मसले फ़लस्तीन से जोड़कर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बहस का तीसरा रुख यह है जिसमें ईरान की तारीफ़ की जा रही है, ईरान की बहादुरी और शुजाअत के किस्से गाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 56 बहनों का अकेला भाई ईरान है। ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि इजराइल अगर किसी पर हमला करेगा, इजराइल अगर किसी की तरफ उंगली उठाएगा तो इजराइल को उसके घर में घुसकर मारा जाएगा। इजराइल महफूज देश नहीं रह गया है और अमेरिका भी उसको बचाने नहीं आ सकता है और ईरान ने यह साबित कर दिखाया है। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इस वीडियो में इसी पर तज्जिया करेंगे। आपसे गुजारिश है पूरी वीडियो देखिए और आपको जो कुछ सही लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस पूरे मामले को यहाँ से समझिए कि ईरान और इसराइल में जो इख्तलाफ है, जो तनाज़ो है, तो वह हकीकत पर मबनी है। एक तारीख़ी सच्चाई यह भी है कि जब इसराइल का 1948 में क़याम अमल में आया था, तो जिन मुल्कों ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया था उनमें ईरान और तुर्की शामिल है। लेकिन उस वक्त ईरान में जो हुकूमत थी वो रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी, इस्लाम मुखालिफ हुकूमत थी और उस हुकूमत में अमेरिका का दबदबा और गलबा था। समझे कि अमेरिका का ईरान पर कब्ज़ा था, जिस तरह इराक़ पर अभी अमेरिका का कब्ज़ा है, लीबिया पर कब्ज़ा है, या कुछ सालों पहले अफ़गानिस्तान पर अमेरिका का कब्ज़ा था। 1979 में ईरान में इनकलाब आता है जिसको इस्लामी इनकलाब कहा जाता है और जब इमाम खुमैनी की ईरान में हुकूमत बन जाती है उसके बाद सीधे सीधे इसराइल से रिश्ता ख़त्म कर लिया जाता है, अमेरिका से रिश्ता ख़त्म कर लिया जाता है और ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी देश को गर्दानता है तो वो इसराइल और अमेरिका है। ईरान की तरफ से हमेशा बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए, क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए मुहिम चलाई जाती है, तहरीक चलाई जाती है और ये बात पूरी दुनिया के सामने आया है। अगर आप ईरान जाएंगे तो वहाँ जगह जगह आपको इसराइल और अमेरिका मुखालिफ पोस्टर मिलेंगे, नारे लिखे हुए मिलेंगे और ये बात साफ नज़र आएगी कि ईरान की जो सियासत है या ईरान की जो क़यादत है और अमेरिका और इसराइल के शदीद मुखालिफ है। इधर पिछले 7 महीना से गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला हो रहा है। जो मुजाहिदीन हैं, जो हमास के अरकान हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और इसराइल को कामयाबी भी नहीं मिली। पिछले 70 सालों में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इसराइल एक मुनज़्ज़म फ़ौज के तौर पर जंग लड़ रहा है, उसके साथ अमेरिका खड़ा है, दुनिया के कई बड़े बड़े ताकतवर देश उसके साथ खड़े हैं और हमास तन्हा है, वो कोई मुनज़्ज़म सेना नहीं है, कोई मुनज़्ज़म आर्मी नहीं है। पहले से उन पर पाबंदी थी, इसके बावजूद पिछले 7 महीने से हमास ने मुकाबला कर रखा है इसराइल का और इजरायली सेना को एक भी हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी है। अब सवाल यह है कि हमास को मदद कहाँ से मिलती है, कौन लोग हमास को सपोर्ट करते हैं और जो लोग सपोर्ट करते हैं उसमें कई ममालिक है, ईरान भी है, कतर भी है, तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है। लेकिन ममालिक जो सपोर्ट कर रहे हैं उसका अंदाज़ अलग अलग है। कतर, तुर्की और इस तरह के जो ममालिक हैं वो पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात में या सीज़ फायर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पैसे से ममालिक की तरफ से मदद की जाती है, फ़ंड दिया जाता है, सऊदी अरब की तरफ से भी माली मदद की जाती है। लेकिन ईरान उन मुल्कों में शामिल है जो हथियार से, टेक्नोलॉजी के ज़रिए मदद कर रहा है और ईरान ने इन मदद का कभी इनकार नहीं किया और ना कभी खुलकर इकरार किया। इसके अलावा गज़ा पट्टी पर जो इसराइल का हमला हो रहा है, इस जंग में या इस हमला में जो लोग फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का किसी तरह साथ दे रहे हैं जिससे हमास को राहत मिल रही है, तो उसमें 2 ग्रुप सबसे अहम हैं। एक है यमन के हौसी और दूसरे हैं हिज़्बुल्लाह जो लेबनान से इसराइल पर हमला कर रहे हैं। लेबनान से जब हिज़्बुल्लाह का हमला इसराइल पर हो रहा है, इसी तरह बहरे अहमर में गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को यमन के हौसियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इसराइल की मईशत पर असर पड़ रहा है, अमेरिका की मईशत पर असर पड़ रहा है और अमेरिका की जो नाक है वो नीची हो रही है और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा गज़ा पट्टी के मुजाहिदीन को, हमास को हो रहा है, इसराइल को नुकसान हो रहा है। और ये दोनों यानी हिज़्बुल्लाह और यमन के हौसी जो प्रोक्सेस हैं
वो ईरान के हैं। ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप है, ये ईरान की तैयार करदा मिलिशिया है। तो ईरान फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का या इस कुदस की आज़ादी की लड़ाई में गज़ा पट्टी के मज़लूमों का मदद कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट, यानी इन ग्रुपों के ज़रिए। इसके अलावा कई मरतबा ये भी खबर बताई गई कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पासदारान इनकलाब के ज़रिए, उनके रहनुमाओं के ज़रिए हमास के मुजाहिदीन को दी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है और इस तरह पूरी क़ुव्वत के साथ वो जंग लड़ रहे हैं। और कई मरतबा इस सबूत का इतराफ़नामा भी सामने आया है। हमास ने भी हमेशा इतराफ़ किया है कि ईरान की तरफ से उनको मदद मिलती है। अब इसराइल ने देखा कि वो हमास पर हर तरह से हमला कर रहे हैं। पहले मिसाइल से हमला करना शुरू किया गज़ा पट्टी पर, फिर हथियारों से हमला करना शुरू किया, समंदरी फ़ौज के ज़रिए हमला करना शुरू किया, उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके बावजूद इसराइल को एक भी हदफ में कामयाबी नहीं मिली। इसराइल एक भी यरगमालिक को रिहा नहीं करा सका, हमास को ख़त्म नहीं करा सका, हमास की जो रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स है उसको ख़त्म नहीं कर सका, हमास की कमर को तोड़ नहीं सका, बल्कि हमास की तरफ से लगातार मुकाबला मिलता रहा और 600 से ज़्यादा इजरायली सेना को हमास के मुजाहिदीन ने गज़ा पट्टी में शहीद कर दिया। और इसराइल अभी तक ये फिगर नहीं बता सका कि उसने हमास के कितने मुजाहिदीन को, हमास के कितने लड़ाकों को मार गिराया है। तो दुनिया भर में इसराइल की बदनामी होती रही। अब इसराइल ने सोचा कि हमास जो अभी तक हमसे मुकाबला कर रहे हैं ये कमज़ोर नहीं पड़े हैं, 7 महीना गुजर गया है, तो जो लोग हमास के पीछे खड़े हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर हमला किया जाए। और इसी वजह से इसराइल ने ईरान पर हमला करने का प्लान बनाया। पहले हिजबुल्लाह पर तेज़ी के साथ इसराइल ने हमला किया। यमन के जो हौसी है उस पर अमेरिका ने, इंग्लैंड ने हमला किया बहाना बना करके। इसके बावजूद यमन के हौसी के हौसले पस्त नहीं हुए, उनका हमला जारी रहा। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल को लगातार टारगेट किया जाता रहा। तब इसराइल ने सीधे सीधे ईरान को निशाना बनाने का फैसला किया। ईरान को एक तरह से दिखाना शुरू किया कि अगर तुम हमास की मदद बंद नहीं करोगे तो हम तुमको घर में घुसकर मारेंगे। और इसराइल ने इसी पॉलिसी के तहत शाम में इससे पहले भी कई हमला किया जिसमें ईरान के जिम्मेदारान मारे गए। लेकिन अब तक के जो हमले हुए थे इसराइल के शाम में, जिसमें ईरानी कमांडर मारे गए थे, वो एम्बेसी पर नहीं था बल्कि आम मकानों पर था या किसी दूसरे घर पर था। इस मरतबा यानी 1 अप्रैल को इसराइल ने दिमश्क में ईरान की एम्बेसी पर हमला किया और उसमें पासदारान इनकलाब के 6 फौजी कमांडर शहीद हो गए और भी कई लोगों की हलाकत हुई। ईरान ने इस हमला को सीरियस ले लिया और ईरान ने कहा कि हर हाल में इसराइल को इस हमले का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद ईरान ने तैयारी की और ईरान ने यह हमला पूरी दुनिया को बता करके किया। ईरान ने अमेरिका को बताया, चीन को बताया, ईरान ने यूनाइटेड नेशन को बताया कि ईरान की एम्बेसी पर दिमश्क में इसराइल ने जो हमला किया था वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी थी, इसलिए इस हमले का हम बदला लेंगे और पूरी दुनिया को चुप रहना होगा, खामोश रहना होगा, क्योंकि हमें अपने दिफा का हक़ हासिल है, हमें बदला लेने का हक़ हासिल है। और पूरी दुनिया ने ईरान के इस एजेंडा को, ईरान के इस दावा को, मौक़िफ़ को तस्लीम किया। और यही वजह है कि अमेरिका ने भी डायरेक्ट ईरान को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि अमेरिका ने तुर्किया के ज़रिए, चीन के ज़रिए ईरान को समझाने की कोशिश की, लेकिन ईरान नहीं माना। ईरान ने यह भी यकीनी बनाने की कोशिश की कि अरब ममालिक में जहाँ जहाँ अमरीकी एयरबेस है, उन एयरबेस से, उन ममालिक से ईरान के ज़रिए जो हमला होगा इसराइल पर तो उसको नाकाम न बनाया जाए। और तकरीबन सभी अरब ममालिक ने उर्दून के अलावा ईरान को इस बात की यकीन दहानी करा दी कि वो उसके साथ खड़े और इस हमला को रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी। ईरान ने अमेरिका से भी कहा कि उसका इसराइल पर हमला होगा और अगर अमेरिका ने बीच में मुदाखलत की, अमेरिका ने रोकने की कोशिश की, तो ईरान जिन अरब मुल्कों में अमरीकी एयरबेस है उस पर हमला करेगा और अमेरिका को भी जवाब देगा। पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ ईरान ने इसराइल पर हमला किया और 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल के ज़रिए, बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए ईरान ने इसराइल पर हमला किया। इस हमला से पहले ईरान की प्लानिंग थी कि इसराइल का ज़्यादा नुकसान न हो, खाली जगहों पर ये ड्रोन और मिसाइल गिरे और ये मैसेज जाए कि ईरान के पास इतनी काबिलियत और सलाहियत है कि वो अपने ड्रोन्स को, अपने बैलिस्टिक मिसाइल को इसराइल तक पहुंचा सकता है, इसराइल को उसके घर में घुसकर मार सकता है। और ये हुआ। हालांकि अमरीकी फ़ौज ने, अमरीकी एयरबेस ने, इसराइल की फ़ौज ने, उर्दून की आर्मी ने
90% से ज़्यादा मिसाइल को, ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। इजराइल का जो आयरन डोम है उसने नाकाम बनाया, हालांकि कुछ टारगेट पर लगे, इजराइल का नुकसान भी हुआ, इजराइल के फौजी एयरबेस का भी नुकसान हुआ, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब लोग यही सवाल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कि ईरान ने जो हमला किया था उससे इजराइल का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसा इजराइल में पटाखे फोड़े गए हैं और इसको बदला नहीं कहा जा सकता है, ये आपस का समझौता था। अब इसको ज़रा इस तरह समझिए कि ईरान जिस जगह पर वाक़ है उसके चारों तरफ अरब ममालिक हैं और उन अरब मुल्कों में अमरीकी एयरबेस है और इजराइल अमरीका की फ़ौजी छावनी है। इजराइल पर हमला करने का मतलब है अमरीका पर हमला करना। अब अगर ईरान के इस हमले से इजराइल का कुछ नुकसान हो जाता, इजराइल में बहुत ज़्यादा लोगों की हलाकत हो जाती या कई शहर तबाह हो जाते, तो फिर इजराइल भी पूरी क़ुव्वत के साथ ईरान पर हमला करता और अमरीका भी हमला करता और जितने अरब ममालिक है वहाँ अमरीकी एयरबेस है वहाँ से ईरान पर हमला किया जाता। ये अरब ममालिक भी उस वक्त ईरान के साथ खड़े नज़र नहीं आते। इसलिए ईरान की प्लानिंग और मनसूबाबंदी ये थी कि हम अपने ऊपर हुए हमला का बदला भी लें, अपनी कौम को भरोसा दें कि हम हमला करने की सलाहियत रखते हैं और इजराइल का इतना बड़ा नुकसान भी ना हो जिसकी वजह से इजराइल के दावा को दुनिया तस्लीम करे कि इजराइल को भी दफा का हक हासिल है, ईरान ने हद से तजावुज़ किया है और फिर इजराइल हमला करना शुरू कर दे, अमेरिका हमला करना शुरू कर दे और एक बड़ी जंग छिड़ जाए। क्योंकि अगर बड़ी जंग छिड़ती है तो ये इजराइल के मफाद में होगा। इजराइल इस वक्त यही चाह रहा है कि एक बड़ी जंग छिड़े, दुनिया के कई देश इस जंग में शरीक हो जाए और फिर इजराइल को गज़ा पट्टी से बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, फ़लस्तीन के मुद्दे को लोग फरामोश कर जाए, गज़ा पट्टी के मुद्दे को लोग फरामोश कर जाए और फिर इजराइल को कहने का मौका मिले कि दुनिया के कई अरब देश इस जंग में हो गए हैं, फिर अमेरिका को आसानी से इस जंग में एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। जो असल गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन का मुद्दा है वो पीछे छूट जाएगा। इसलिए ईरान की यही पॉलिसी थी, प्लानिंग थी कि कोई बड़ी जंग न छिड़े, इजराइल को ऐसा कोई मौका ना मिल सके कि वो बड़ा हमला कर सके और ये इजराइल का कामयाब मनसूबा था। जो इंटरनेशनल तज्ज़िया निगार हैं वो ईरान की तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के इस हमला की वजह से इजराइल की मईशत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। $1.5 अरब से ज़्यादा का बजट आयरन डोम पर खर्च हुआ एक रात में ईरान के हमला को रोकने के लिए और लगातार आयरन डोम पर इजराइल का खर्च हो रहा है। इजराइल की मईशत बहुत पहले ही ख़राब हो चुकी है और ईरान की इस हमला ने इजरायली मईशत को, वहाँ के इकनॉमिक सिस्टम को और ख़राब कर दिया है। ईरान के इस हमला के बाद इजराइल में शदीद इख्तलाफ पाया जा रहा है। इजराइल दावा कर रहा है कि वो ईरान पर हमला करेगा और अमेरिका साथ देने से इनकार कर रहा है। अमेरिका की तरफ से दबे लफ्ज़ों में कहा जा रहा है कि तुमने पहले ईरान पर हमला किया था, ईरान ने अब अपना बदला ले लिया है, इसलिए मज़ीद कोई हमला ना करो। अब इस पूरे मामला को इस तरह समझ लीजिए कि ईरान ने इजराइल पर हमला करके बता दिया कि इजराइल पर हमला किया जा सकता है, अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद इजराइल को माफ़ नहीं किया जा सकता है। अब तक हो क्या रहा था कि इजराइल जहां चाहता था बम बरसाता था, हमला कर रहा था और इजराइल को कोई अमेरिका के डर से जवाब नहीं दे रहा था। ईरान ने इस मर्तबा इजराइल को जवाब दे दिया है। इजराइल जो अब तक दुनिया के सामने ये साबित कर रहा था कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ताकतवर है, उसके जो हथियार है बहुत मजबूत है और अमेरिका का सीधे सीधे उसको सपोर्ट हासिल है, इसलिए कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता है। ईरान ने इजराइल के इस भरम को तोड़ दिया है। इजराइल के हवाले से जो गलत फहमी पाई जा रही थी उसको ख़त्म कर दिया ईरान ने और ईरान ने यह भी बता दिया कि उसके पास हथियार है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है और 1600 किलोमीटर दूर से भी वो इजराइल पर हमला कर सकता है और उसने हमला किया। इजराइल में नुकसान पहुंचाने का ईरान का पहले से मंसूबा और मकसद नहीं था। अगर ईरान का मकसद होता नुकसान पहुंचाना, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना, तो फिर ईरान ये हमला खामोशी के साथ करता, चुपचाप करता, इजराइल को पता नहीं चल पाता और उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान होता। लेकिन उसकी वजह से खित्ते में एक नई जंग छिड़ जाती और फ़लस्तीन का मुद्दा पीछे रह जाता। इस वजह से ईरान ने बता करके किया। इजराइल को पल पल की खबर थी कितने बजे हमला होगा। इजराइल ने पहले से ही तमाम एयरलाइंस को कैंसिल कर दिया था, एयर स्पेस को बंद कर दिया था, मिडिल ईस्ट के ममालिक ने भी एयर स्पेस को बंद कर दिया था और इस वजह से भी ईरान का पहले से बताना ज़रूरी था। क्योंकि ईरान से जो ड्रोन गए तो वो ईरान से पहले इराक़ गए, इराक़ से जॉर्डन गए, जॉर्डन से वो इजराइल गए। आपने कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखा होगा।
अल कुदस के ऊपर से, मस्जिद अक्सा के कंपाउंड के ऊपर से ड्रोन्स जा रहे थे। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई। तो अब अगर ईरान पहले से न बताता और इराक़ के एयर स्पेस को नहीं रोका जाता, एयरलाइंस की सर्विस जारी रहती, जॉर्डन की सर्विस जारी रहती, तो हो सकता था बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स टच कर जाती ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइल से, और एक नई तबाही फैला हो जाती। कई सारे फ्लाइट्स क्रैश कर जाते इराक़ में, जॉर्डन में, दूसरे मुल्कों में। इस वजह से ईरान ने पहले पूरी दुनिया को बता दिया कि तमाम देश अपने एयर स्पेस को बंद कर दे, कोई फ़्लाइट वहाँ ना हो, और तब उनका हमला हो तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर एयर स्पेस को बंद नहीं किया जाता, ड्रोन से कहीं भी कोई जो प्लेन है वो क्रैश कर जाता, तो फिर ईरान ही मुजरिम बन जाता और पूरी दुनिया ईरान पर चढ़ दौड़ती। और ये वजह है कि ईरान के ऐलान की वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात की एयरलाइंस ने, तकरीबन तमाम ममालिक की एयरलाइंस ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था, अपने लोगों को वहाँ जाने से रोक दिया था। तो एक ऐसे वक्त में जब ईरान पूरी दुनिया में अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है, गज़ा पट्टी के लोगों का कत्ल कर रहा है, वो जेनोसाइड कर रहा है, और अमेरिका खुलकर इसराइल का साथ दे रहा है, ईरान ने इतना दूर से हमला करके ये बता दिया है कि तुम पर हमला हो सकता है, तुमको मारा जा सकता है। भले ही ये हमला अपनी खुद मुख्तारी को साबित करने के लिए था, दिमश्क पर हुए हमला का बदला लेने के लिए था, गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ नहीं था। लेकिन दिमश्क में ईरान के एम्बेसी पर इजराइल ने हमला क्यों किया था? इसी वजह से कि ईरान हमास को और फ़लस्तीनी कॉज को सपोर्ट कर रहा है, तब हमला किया, उसको रोकने की कोशिश की, और ईरान ने इस तरह हमला करके जवाब दिया। तो इस पूरे मामले को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि जैसे ही हमला की खबर सामने आती है, गज़ा पट्टी में जश्न मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं, बच्चे मैदान में मलबा पर कूदने लगते हैं, खेलने लगते हैं कि दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क ने इजराइल को उसकी औकात बता दी है और ज़रूरत पड़ने पर इजराइल के जुल्म को रोका जा सकता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ईरान को कुछ और मुल्कों का भी सपोर्ट मिलना चाहिए, कुछ और मुल्कों की हिमायत मिलनी चाहिए, और इसी वजह से इजराइल इस वक्त बुखलाया हुआ है। इजराइल में शदीद इख्तलाफ है, परेशानी है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को किसी वक्त भी ओहदे से हटाया जा सकता है। तो ये ईरान की कामयाबी है, ये फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत है, ये गज़ा पट्टी के लोगों को सपोर्ट है। और ऐसे मौका पर अपने नज़रिया को या अपने मसलों को हावी नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर कहीं से भी किसी भी तरह की मदद मिल रही है गज़ा पट्टी को, फ़लस्तीन को, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मेरा अपना ख्याल है, मेरा तज्ज़िया है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।